नमस्कार, जोहार झारखंड। आज बात करेंगे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की। इसके बाद झारखंड से आने वाले 14 लोकसभा क्षेत्र का एक एक करके बात करेंगे इन लोकसभा क्षेत्र में क्या है सामाजिक समीकरण। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र झारखंड की एक हॉट सीट है, महत्वपूर्ण सीट है, तो इसी की बात करेंगे। यह लोकसभा क्षेत्र जो बेसिकली है वो 3 जिलों को मिलाकर बनाया गया है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का गठन 3 जिलों के विधानसभा के क्षेत्र को मिलाकर किया गया। 3 जिला कौन कौन, तो सुनिए, कोडरमा जिला, गिरिडीह और हजारीबाग। तो गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को बनाया गया है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अपने आप में खास है यहाँ के होने वाले अबरख उत्पादन से। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट को अबरख उत्पादन में एशिया में 1 नंबर पे माना जाता है। यहाँ हर क्वालिटी का अबरख पाया जाता है। ये बिहार राज्य से सटा हुआ है। इसके अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र में दलीय स्थिति क्या है, यहाँ का जातिगत फैक्टर कैसा है और यहाँ के सांसद अभी तक कौन कौन हुए और आने वाले 2024 में किन के बीच सीधी मुकाबला है और कौन बाजी मारेगा। पहले बात करेंगे यहाँ कितने मतदाता है, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता ही भगवान होता है, मतदाता का ही इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए सुनिए, पुरुष मतदाता 9,60,000, महिला मतदाता 8,53,000 और कुल मतदाता आपका हो गया 18,14,125। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों के विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा है। तो चलिए अब देखते हैं, अगर इसकी जातीय समीकरण की बात करें, इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट 3 लाख यादव वोटरों का है। यादव जाति से आने वाले वोटरों की संख्या 3 लाख है। उसके बाद मुस्लिम 3 लाख है। भूमिहार के साथ स्वर्ण वर्गों का 2.5 से 3 लाख है। उसके बाद इसमें कुशवाहा जाति का और कुर्मी जाति का वोट भी अच्छा खासा है, जो जीत और हार का निर्णय करते हैं। तो सबसे बड़ी जाति, अगर एक इंडिविजुअल जाति की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वोट यहाँ यादव का है। यादव जाति से आने वाले वोटरों की संख्या 3 लाख के आसपास है। उसी तरीके से स्वर्ण जाति से में, जिसमें भूमिहार, राजपूत और स्वर्ण समाज से आने वाले अगर वोटरों की संख्या बात करें, मुस्लिमों के अगर आबादी की बात करें तो वो भी 3 लाख है। उसके बाद यहाँ बड़ी संख्या में कुशवाहा और कुर्मी वोटरों की संख्या भी है, जो जीत और हार का फैसला में अपना प्रभाव रखते हैं। इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों में SC/ST की भी जनसंख्या अच्छी खासी है। तो मिला जुला कर आप देखिएगा, अगर जातीय समीकरण की बात कीजिएगा तो जाति में आपको मुस्लिम यादव लीड कर रहे हैं। उसके बाद स्वर्ण की संख्या 2 से 2.5 लाख, स्वर्ण वोटरों की संख्या 2.5 से 3 लाख तक की है। कुशवाहा और कुर्मियों की संख्या भी 1.5 से 2 लाख तक की है। तो ये रहा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले जातीय समीकरण और सामाजिक ढांचा। किसी विधानसभा क्षेत्र में यादव की संख्या अधिकता है, यादव वोटरों की जनसंख्या ज्यादा है, तो किसी में कम है। किसी में मुस्लिमों वोटरों की संख्या ज्यादा है, किसी में कुशवाहा वोटरों की संख्या ज्यादा है और किसी में स्वर्ण मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। अब बात करेंगे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों की और उनके दलीय स्थिति क्या है, कौन सा दल उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से एक कोडरमा विधानसभा क्षेत्र। तो पहला है कोडरमा से कोडरमा विधानसभा क्षेत्र, जहां का प्रतिनिधित्व नीरा यादव बीजेपी के विधायक हैं। उसके बाद बरकट्ठा, ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से आता है। ये यहाँ से अमित कुमार यादव IND, मतलब ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इनके पिताजी पहले यहाँ से विधायक रहे हैं। उनके निधन के बाद यहाँ पे पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया और बीजेपी से यहाँ इनके पिताजी बीजेपी से विधायक थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये टिकट जानकी यादव को दे दिया गया, जो पाला बदल के झाविमो से बीजेपी में आए थे। तो वहां से ये अमित कुमार यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल किए। अभी ये निर्दलीय वहां से हैं। तीसरा है धनवार,
धनवार से झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और यहाँ के दिग्गज आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल मरांडी यहाँ से झाविमो, जो उनका खुद का पार्टी है, वहां से चुनाव जीते हैं, उस पार्टी से चुनाव जीते हैं जो उनका खुद का पार्टी झारखंड विकास मोर्चा है। अभी जब ये वीडियो बन रहा है तब तक ये हाल है कि बाबूलाल मरांडी अपने पार्टी का विलय ऑलरेडी बीजेपी में कर चुके हैं और वो बीजेपी की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी होंगे और यहाँ लीड भी करेंगे। तो अब उनका पार्टी जो है उनका विलय हो चुका है बीजेपी में। अब बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कार्य कर रहे हैं। उसके बाद है बगोदर। बगोदर से विनोद कुमार सिंह बहुत बार बार जीतते आ रहे हैं, इनके पिताजी भी वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये हैं सीपीआई एमएलके और इनका अच्छा खासा पकड़ है उस लोग विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद आता है जमुआ, गिरिडीह जिले का ही है और यहाँ से है केदार हाजरा बीजेपी से, और एक है गांडे सरफराज अहमद झामुमो से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो ये आपका दलीय स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पे बीजेपी अगर आप देखिएगा तो बीजेपी यहाँ से 1 और 2 3 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है, एक निर्दलीय है और एक पे जेएमएम है, जेएमएम एक है और एक सीपीआईएमएल है, एक और निर्दलीय एक। तो अगर आप देखिएगा गठबंधन के तौर पे देखिएगा तो झारखंड में अभी गठबंधन का स्वरूप साफ नहीं हुआ है। एनडीए में कौन कौन है ये अभी तक पता नहीं चला है और झारखंड में एक और नई पार्टी का उदय हो चुका है जिसको टाइगर जयराम महतो कहते हैं। टाइगर जयराम महतो ने अपनी एक पार्टी बना ली है और उन्होंने घोषणा की है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो उनका भी एक प्रत्याशी कोडरमा लोकसभा में होगा। अभी फिलहाल गठबंधन का स्वरूप साफ नहीं है, एनडीए में कौन कौन सी पार्टी है और महागठबंधन में भी सीटों का वारा नहीं हुआ है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का अस्तित्व 1977 ईस्वी में आया। ये निर्वाचन क्षेत्र जो है वो 1977 में फर्स्ट टाइम यहाँ चुनाव हुआ और यहाँ से रतनलाल प्रसाद वर्मा जनता पार्टी से चुनाव जीते। उनके बाद 80 में भी वही रतनलाल प्रसाद वर्मा जनता पार्टी से चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद 84 में तिलकधारी सिंह राष्ट्रीय कांग्रेस से, उसके बाद 89 में फिर से रतिलाल प्रसाद वर्मा भारतीय जनता पार्टी से। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि 1989 में बीजेपी ने यहाँ अपना खाता खोला और इनके पहले सांसद बने रतिलाल प्रसाद वर्मा। 1991 में बात करें तो मुमताज अंसारी फिर से जनता दल का यहाँ विजय हुआ। 96-98 रतिलाल प्रसाद वर्मा भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद 99 में तिलकधारी सिंह राष्ट्रीय कांग्रेस। 2004 और 2004 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल मरांडी जी चुनाव जीते। 2006 में वो निर्दलीय चुनाव जीते और वहां से उन्होंने अपना पार्टी का गठन किया था बीजेपी से अलग होके और वो निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीते। 2009 में वो झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पे जब उनका खुद का पार्टी बन गया तो उसे इस तरह से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का 3 बार प्रतिनिधित्व बाबूलाल मरांडी जी कर चुके हैं। तो इस क्षेत्र में उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है, चूंकि वो इसी क्षेत्र के आते, उनका गांव गिरिडीह जिला में ही पड़ता है, इसलिए उनका पैठ भी है और एक जनरल सीट से उनका जीत भी होता रहा है। 2014 में रविंद्र कुमार राय भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद पार्टी ने आरजेडी की कद्दावर नेता रही श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को पार्टी में शामिल कराया और उनको टिकट दिया। तो 2019 में अन्नपूर्णा देवी ने भारी मत से विजय, तो ये फर्स्ट टाइम इतने बड़े जीत से अंतर अन्नपूर्णा देवी की, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी जी का कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और वो आरजेडी की बहुत पुरानी नेता है, स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव जी की पत्नी है, तो उनका एक खासा पैठ है। तो ये था आपका लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर चुके सांसदों की जानकारी। अब इसमें आरजेडी से आए अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और उनको वोट मिला 7,53,000, एक बहुत बड़ा वोट मिला 7,53,000। वहीं 2 नंबर पे रहे बाबूलाल मरांडी को 2,97,000 वोट मिला और 3 नंबर पे राजकुमार यादव को 68,000 वोट मिला और कंचन कुमारी को 14 मिले। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जीत और हार का अंतर लगभग 4.5 से 5 लाख वोटों का रहा। इतने बड़े मार्जिन से श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने जीत दर्ज की और 2 नंबर पे थे झाविमो के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी जी। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने यहाँ शानदार जीत दर्ज की थी
और बीजेपी से रविंद्र कुमार राय जो भूमिहार जाति से आते हैं, उन्होंने वोट पाया 3,65,410। 2 नंबर पे थे राजकुमार यादव जिनको वोट मिला 2,66,756 और 3 नंबर पे थे प्रणव कुमार वर्मा। आपको यहाँ बताते चले कि प्रणव कुमार वर्मा रितलाल वर्मा के पुत्र हैं जो सबसे अधिक बार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो उनको 3 नंबर पे वोट मिला था 1,60,000 और कांग्रेस से आए थे तिलकधारी पीडी सिंह जिनको मिला 60,000। तो यहाँ पे भी देखिएगा जीत और हार का अंतर लगभग 1 लाख था। अब अगर बात करें 2024 में क्या होगा, क्योंकि 2024 में ऑलरेडी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट का घोषणा कर चुका और उन्होंने फिर से अन्नपूर्णा देवी पे भरोसा जताया। तो एक तो फिक्स है कि 2024 में अन्नपूर्णा देवी बीजेपी की उम्मीदवार होगी। रहा बात बाबूलाल मरांडी की, तो ये ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये तो यहाँ से लड़ेंगे नहीं, तो इनका पत्ता तो काउंट ही नहीं होगा। उनके बाद है रविंद्र राय, तो ये भी अभी लड़ेंगे नहीं क्योंकि इनको बीजेपी ने ज्वाइन कर लिया, तो बीजेपी ने ऑलरेडी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो ये अगर जातीय समीकरण की बात करिएगा तो यहाँ पर ये कोयरी, यादव और भूमिहार, उनके बीच में ये बड़े आदिवासी नेता थे जिनका काउंट किया जाता था। तो ये घुमा पे, अब ये कोयरी मीन्स आप समझ लीजिए, कोयरी मतलब रितलाल वर्मा जो थे वो इसी समुदाय से आते हैं, उनका प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा बार इसी समुदाय ने किया है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का। यादव जाति से आती हैं अन्नपूर्णा देवी जी जो बड़े मार्जिन से पिछले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। तो 2024 का जब बात करेंगे तो जो 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें एक तरफ तो कंफर्म है अन्नपूर्णा देवी, दूसरा तरफ अगर महागठबंधन में क्या होता है, समझौता होता है और अगर एक साझा उम्मीदवार आता है तो वो उम्मीदवार हो सकता है कि आप समझिए कांग्रेस से भी हो सकता है, झामुमो से भी हो सकता है और आरजेडी से भी हो सकता है। अगर ये सीट आरजेडी को दी जाती है तो आरजेडी से सुभाष यादव यहाँ के उम्मीदवार हो सकते हैं, जो कि बहुत दिनों से इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से अगर सीपीआई-एमएल लेफ्ट की पार्टियां भी महागठबंधन में शामिल होती है तो सीपीआई-एमएल की तरफ से राजकुमार यादव भी यहाँ से उम्मीदवार हो सके। और एक रोचक बात यह भी है कि यहाँ से जयराम मातो, टाइगर जयराम मातो जो कि नया पार्टी बना है, अभी झारखंड के आंदोलनकारी नेता है, उनके तरफ से भी उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है और यहाँ से मनोज यादव को टिकट दिया गया है टाइगर जयराम महतो के पार्टी की तरफ से। तो इस बार का जो मामला होगा बड़ा रोचक होगा। एक तरफ प्रणव वर्मा अभी भी ख्वाहिश रखते हैं यहाँ से चुनाव लड़ने का, तो एक और प्रत्याशी है जिनका आपको नाम बता देना चाहते हैं, शालिनी। 2024 में मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ अन्नपूर्णा देवी होगी, हो सकता है राजकुमार यादव हो, दूसरी तरफ सुभाष यादव भी हो सकता है, प्रणव वर्मा भी हो सकते हैं और शालिनी कुमारी भी हो सकती है। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा? जब टिकट फाइनल हो जाएगा तो दूसरा वीडियो फिर से बनाएंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और